Welcome to my YouTube channel. Myself Ravish Tiwari. I am going to explain about the important epithelium, that is cuboidal epithelium. As word indicates, it is cubical in shape, centrally placed nuclei rest on basement membrane. Cubical in shape, centrally placed nuclei rest on basement membrane. It is non-cellular membrane. जैसा कि एक एपिथेलियम बताया जा रहा है, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट बायोलॉजी में, स्पेशली मेडिकल एग्जाम में, लोकेशन से लिंक करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किस पर माइक्रोविलाई पाया जाएगा, किस में इरेगुलर पाए जाएंगे, इनका फंक्शन क्या है, बेसिकली ये कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं कि लोकेशन। इट इज़ बेसिकली एसोसिएटेड विद द seminiferous tubule and ovary, seminiferous tubule of testis and germinal epithelium। ये seminiferous tubule में भी germinal epithelium होता है और ovary में भी germinal epithelium पाया जाता है। और ये particular epithelia गैमेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व होता है। अगर वो टेस्टिस है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, अगर वो ओवरी है तो वो oogenesis में इन्वॉल्व होता है। इसका दूसरा लोकेशन होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इस दोनों में पाया जाता है, लेकिन दोनों की मॉर्फोलॉजी में थोड़ा अंतर होता है और इनका जो फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन नेचर उनके हैं क्योंकि कुबॉइडल नेचर है। और ये थायरॉइड फॉलिकल सेल में भी ये एपिथेलिया पाया जाता है। पैंक्रियाटिक डक्ट में, ओरोवॉइड, आइरिस और सिलियरी बॉडी में ये एपिथेलिया बेसिकली एसोसिएटेड होता है। इनका अगर फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाए, फंक्शनली देखा जाए, तो ये सिक्रीशन में भी इन्वॉल्व है, एब्जॉर्प्शन में भी इन्वॉल्व है। और ये देखते हैं हम लोग पीसीटी डीसीटी, इसमें एक्सक्रीशन का तो पार्ट, चूंकि ये नेफ्रॉन का पार्ट है इसीलिए एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व है। अगर ये एल्वियोलाई लंग्स की बात करें, लंग्स में जो एल्वियोलाई होता है, उस एल्वियोलाई में एक स्पेसिफिक एपिथेलिया पाए जाते हैं, ये क्यूबॉइडल एपिथेलिया पाया जाता है। निमोसाइट्स टाइप 2 जो लेसिथिन के प्रोडक्शन में, डाइपाल्मिटोइल लेसिथिन के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। ये डाइपाल्मिटोइल लेसिथिन इट इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सर्फेक्टेंट। और ये पर्टिकुलर निमोसाइट टाइप 2 जो है, ये रीजेनरेटिव प्रोसेस में अगर कोई डैमेजिंग एक्शन हुआ टाइप 1 में, तो वो फिर से उसको रिप्लेस कर देता है। कोई भी सिगरेट स्मोक, कोई भी टॉक्सिक कंपोनेंट्स अगर जा रहा है, उससे हो सकता है कि एल्वियोलाई के जो एपिथेलियल है निमोसाइट्स टाइप 1, उसमें कुछ डैमेजिंग एक्शन हो, तो उसको बाद में रिप्लेस कराने में निमोसाइट टाइप 2 की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और ये टाइप 2 क्यूबॉइडल एपिथेलियम का टाइप है। गैमेट फॉर्मेशन जैसा वर्ड इंगित कर रहा है, ये जो है जर्मिनल एपिथेलियम के द्वारा होता है। नाउ इन कंटिन्यूएशन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टॉपिक ऑन नेक्स्ट पोर्ट। मैं बात कर रहा था कि इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम और ये कहाँ पाया जाता है, इनके फंक्शन क्या है। अगर कहा जाए लोकलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट है, इस क्यूबॉइडल एपिथेलियम में एक डिवीजन होता है जिसका नाम है माइटोसिस। उससे स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होता है, तब स्पर्मेटिड्स बनते हैं, तब स्पर्म बनता है। यानी स्पर्म के फॉर्मेशन में जो एपिथेलिया की भूमिका होती है, उस एपिथेलियम का नाम है जर्मिनल एपिथेलियम। इट इज कंपोज्ड ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। दूसरी बात करें कि अगर ओवरी में ओवेरियन जर्मिनल एपिथेलियम की बात करें, तो ये भी क्यूबॉइडल इन नेचर है। इसमें ओगोनिया का फॉर्मेशन होता है बाय माइटोसिस, और इसी ओगोनिया से oocyte बनते हैं। oocyte में मियोसिस होता है तो मैच्योर ओवम बनते हैं। इनके भी फॉर्मेशन में क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बहुत बड़ी भूमिका होती है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम इन थायरॉइड ग्लैंड। वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं बात कर रहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि ये थायरॉइड फॉलिकल में भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम की भूमिका होती है। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है एसोसिएटेड विद द थायरॉइड फॉलिकल। ये थायरॉइड फॉलिकल का ये मेम्ब्रेन सरफेस है, ये अंदर ये फॉलिकल की ल्यूमेन है। इस ल्यूमेन में जो प्रोटीन स्टोर होता है उसका नाम है थायरोग्लोबुलिन। प्रश्न आता है कि थायरोग्लोबुलिन बनते कहाँ हैं
और किस तरीके से मूव करके पहुंच जाते हैं फॉलिकुलर ल्यूमन में। तब आंसर ये है कि जब टीएसएच एक्ट करता है थायरॉयड फॉलिकल सेल पर, स्पेशली क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल पर जब टीएसएच एक्ट करता है तो आयोडाइड का इंट्रोडक्शन हो जाता है फॉलिकल सेल के अंदर, यानी क्यूबॉइडल एपिथेलियम के अंदर। ये आयोडाइड बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है टू प्रमोट थायरॉक्सिन बायोजेनेसिस। ये आयोडाइड का इंट्रोडक्शन सोडियम के साथ होता है। दिस फेनोमेना ऑफ मूवमेंट इज नोन एज सिम्पोर्टर टाइप ऑफ मूवमेंट, सिम्पोर्टर मैकेनिज्म, यानी एक आ रहा है तो उनके साथ दूसरे भी आ रहे हैं। ये टीएसएच के मदद से जो फॉलिकल का जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल का जो जीन है वो थायरोग्लोब्यूलिन मैसेंजर आरएनए बनाता है, और वो मैसेंजर आरएनए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल के राइबोसोम से एसोसिएट हो जाते हैं। यहाँ पर जो ग्रीन स्ट्रक्चर दिया गया है, दिस इज द मैसेंजर आरएनए फॉर थायरोग्लोब्यूलिन। ये जैसे मैसेंजर आरएनए इससे जुड़ता है राइबोसोम से, थायरोग्लोब्यूलिन प्रोटीन बन जाते हैं। ये अंदर की ओर ल्यूमन ऑफ द ईआर में चला आता है। ये ईआर, इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये ल्यूमन में आने के बाद जैसे ये ल्यूमन में प्रवेश करता है, यहाँ पर उसमें ओलिगोसैकेराइड यूनिट्स अटैच्ड होकर के ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन एक्चुअली ईआर के ल्यूमन में होता है। वहां से ये जो थायरोग्लोब्यूलिन है, ग्लाइकोप्रोटीन जो है, ये पहुंच जाता है गोल्गी बॉडी इनसाइड द क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल। गोल्गी बॉडी में आता है जहां पर कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं ग्लाइकोसाइलेशंस के, उसके बाद वो रिलीज हो जाता है इनटू द ल्यूमन, यानी ये सारा प्रोसेस इसमें हो रहा है। उसके बाद जो भी बना, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम का पूरा एडवांस बड़ा फॉर्म यहाँ दिखाया गया है। इसी के अंदर सारे प्रोसेस हो रहे हैं। जो थायरोग्लोब्यूलिन बना बाद में सभी स्टोर हो जाते हैं इनटू द ल्यूमन ऑफ द फॉलिकल सेल्स, थायरॉइड फॉलिकल सेल। ये थायरोग्लोब्यूलिन में टायरोसिन एमाइनो एसिड पाया जाता है, और यही टायरोसिन एमाइनो एसिड पर जब आयोडीन अटैच होता है, स्पेशली इन फॉर्म ऑफ आयोडीनियम आयन, तब थायरोक्सिन की बायोजेनेसिस होती है। देन व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ बायोजेनेसिस, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। थायरोग्लोब्यूलिन के फॉर्मेशन के बाद जब ये थायरोग्लोब्यूलिन ल्यूमन में चला आता है, तो ये थायरोग्लोब्यूलिन में कई टायरोसिन एमाइनो एसिड होते हैं, PYR टायरोसिन एमाइनो एसिड होते हैं। इसी टायरोसिन एमाइनो एसिड पर आयोडीनियम आयन का अटैचमेंट होता है। I+ इज आयोडीनियम आयन। ये पेरोक्सिडेज एंजाइम के बाद ऑक्सीडाइज होकर फॉर्म करता है। ये I+ जब टायरोसिन से अटैच होता है तो प्रोडक्ट बनता है पहला। एक आयोडीन अगर अटैच्ड है तो उसको हम लोग कहते हैं MIT, अगर दो अटैच हो गया तो DIT। इसको कहा जाता है आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन। आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन होने के बाद ही MIT और DIT बनते हैं। और उसके बाद अगर DIT का दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो जाए और इसका कपलिंग हो रिएक्शन, तब ये भी कपलिंग कहलाता है। इसको भी कपलिंग कहते हैं, ये भी कहलाता है कपलिंग। कपलिंग के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको कहा जाता है T4। T4 की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन बायोलॉजिकली एक्टिव जो हार्मोन होता है वो T3 होता है। आफ्टर रिमूवल ऑफ आयोडीन, आयोडीन के रिमूव होने से जो प्रोडक्ट बनता है उसको T3 कहते हैं। इट इज बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल और ये जीन लेवल पर एक्ट करता है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि थायरॉक्सिन एक एमाइनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन है, वो एमाइनो एसिड का नाम क्या होता है? टायरोसिन एमाइनो एसिड। अक्सर पूछा गया है एग्जाम में, वो कौन सा हार्मोन है जो एमाइनो एसिड से डिराइव्ड है? तो एक नाम आ जाता है तुरंत में, वो है कैटेकोलामाइंस के बारे में, वो भी टायरोसिन से डिराइव्ड है। और यहाँ एक हार्मोन की बात आ जा रही है थायरॉक्सिन, वो भी टायरोसिन से डिराइव्ड है। ये टायरोसिन थायरोग्लोब्यूलिन का पार्ट है और ये थायरोग्लोब्यूलिन बनते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल में ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड। पहले उसके मैसेंजर आरएनए बनते हैं और वो मैसेंजर आरएनए राइबोसोम ऑफ आरईआर से अटैच होते हैं। उसके बाद
बनने के बाद वो ल्यूमन ऑफ RER में आते हैं, जहां पर उनका ग्लाइकोसाइलेशन होता है। उसके बाद वो गोल्गी बॉडी में आते हैं। उसके बाद थायरोग्लोबुलिन ल्यूमन ऑफ द थायरॉइड फॉलिकल में चला आता है, जहां पर थायरोक्सिन बनने की प्रोसेस शुरू होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ TSH। TSH का यहाँ काम क्या है? TSH आयोडीन को इंट्रोड्यूस तो करता ही है इन फॉर्म ऑफ आयोडाइड। वो आयोडाइड फिर I+ में कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्सीडेज। अब ये I+ फिर टायरोसिन अमाइनो एसिड से अटैच्ड होता है। द रिएक्शन इज आयोडीनेशन एंड आफ्टर कपलिंग रिएक्शन T4 and T3 will form. T3 is more biologically active and it acts on gene level, और इस तरीके से एक्सप्रेशन ऑफ जीन शुरू होता है और इसके मेटाबॉलिक रेस्पॉन्स हार्मोन के शुरू होते हैं। इस ओवरऑल फॉर्मेशन में जिस एपिथेलियम की भूमिका है, उस एपिथेलियम का नाम है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट, T3 बायोलॉजिकली एक्टिव। Acts on gene level. Expresses gene. जीन को भी एक्सप्रेस करता है। नाउ इन कंटिन्यूएशन ऑफ माय टॉपिक, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट PCT और DCT एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम का एग्जिस्टेंस PCT और DCT में होता है। इस दोनों जगह पर एपिथेलियम की केमिस्ट्री कुछ चेंज होती है। यहाँ पर ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम होता है जो रेगुलरली स्पेस्ड होते हैं और ये बेसिकली सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा ज़्यादा होती है और रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व इन एक्टिव प्रोसेस, यानी एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस में ये बेसिकली इन्वॉल्व होता है। रेगुलरली स्पेस्ड माइक्रोविलाई और इसी का ये कहलाता है ब्रश बॉर्डर। वही अगर हम लोग देखें कि DCT के पार्ट में, दिस इज द पार्ट ऑफ DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अगले पार्ट में हम लोग देखें तो यहाँ पर जो भी पाए जाते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम, उसमें इरेगुलरली स्पेस्ड माइक्रोविलाई होते हैं। ब्रश बॉर्डर इसमें एब्सेंट होते हैं। इसमें जो सिक्रीशन जो भी होता है, एब्जॉर्प्शन जो भी होते हैं, वो कंडीशनल होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स। ये ADS से भी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, एल्डोस्टेरॉन से भी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। नाउ दिस इज द एंड ऑफ माय टॉपिक टुडे। Please like and subscribe my channel and press bell icon.